बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर की सियासत में होने वाले तग़य्युर व तबदल के हवाले से। हम बात करेंगे कि सदर रियासत आज़ाद कश्मीर ने नौ मुंतखब कानून साज असम्बली का जो इजलास है वो 24 अगस्त को तलब कर लिया है। 24 तारीख को ही जो स्पेशल सीट्स हैं उन पर इंतखाबात भी होने हैं, और फिर चूंकि 8 नशिस्तों पर इंतखाबात होने थे, अब होंगे 7 नशिस्तों पर इंतखाबात। जो 8वीं नशिस्त है, जो ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त है, उस पर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जो अब्दुर्रहमान आरई साहब हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके मुकाबले में कोई जो उम्मीदवार है वो नहीं उतारा गया। अब कौन कौन से लोग ये फाइनल हो चुके हैं, और सियासी जमातों के अंदर भी सियासत चल रही होती है, और वहाँ पर एक दूसरे पर तनकीद भी हो रही होती है, एक दूसरे के फैसलों पर भी तनकीद हो रही होती है। उसके बावजूद जो थोड़े मजबूत होते हैं वो अपने लोगों को मुंतखब करवा लेते हैं, और पार्टियां उनको नवाज भी देती हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे जो अमरीकी सफ़ीर हैं दिल्ली में तैनात, वो श्रीनगर गए थे और उधर जाकर उन्होंने एक मुतनाज़ बयान दिया था। वो बयान उन्होंने क्यों दिया, और उस पर पाकिस्तान की जानिब से भी सख्त जो जवाब है वो दिया गया है। और उसके साथ अब जब भारत ने जो गुज़िश्ता साल होने वाली लड़ाई पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उस पर पूरी दुनिया से जब भारत पर तनकीद हुई, और वो अपने लोगों को चूंकि राम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो अब भारत में जो पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसके गिर्द जो सिक्योरिटी हसार था उसको भारत में ख़त्म कर दिया गया है। इन तमाम मौज़ूआत पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन अपने पहले मौजू से। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत आजकल हर रोज़ जो तग़य्युर व तबद्दुल का एक दौर है उससे गुजर रही होती है। हर रोज़ इसके अंदर कुछ तब्दीलियां आप देख रहे होते हैं, और हर दम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासत है वो पूरे अपने जोबन पर है। हर तरफ उसे ही डिस्कस किया जा रहा है, वो गली बाज़ार मोहल्ले हों, ग्राउंड हों, या उसके अलावा सोशल मीडिया हो, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जहां भी आज़ाद कश्मीर की बात होगी तो उसमें सियासत जो है वो ज़रूर डिस्कस होगी। आजकल चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात का जो प्रोसेस है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब जो हुकूमत सासी का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है, और उससे कबल जो स्पेशल सीट्स हैं उन पर भी जो मेंबरान असम्बली हैं वो मुंतखब होने हैं। अब हर शख्स ये जानना चाह रहा है कि उन 8 नशिस्तों पर कौन सामने आ सकता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर कौन से अफराद हैं जिनको वेटेज दी गई है, जिनको वजन दिया गया है, जिनके जो दरख्वास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई हैं। और फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की हुई होती है। जो हालिया इलेक्शन हुआ है उसके अंदर बहुत सारी ख्वातीन जो हैं उन्होंने मेहनत की थी, और उनके साथ वादे बाइद भी किए गए थे कि जब पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला करेगी तो उनको नज़रअंदाज नहीं करेगी। लेकिन अब सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। अब अगर देखें जी, गुज़श्ता रोज़ हमने इस पर तो तफसील से बात की थी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो लोग फाइनल किए गए थे उन पर हमने जो है बड़ी सैर हासिल जो है उस मौजू पर गुफ्तगू की थी कि कौन सा शख्स है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, कैसे उनका इंतखाब किया गया है। अब जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से जी ख्वातीन के लिए 3 नाम जो हैं वो सामने आए हैं। एक ज़ूबिया खुर्शीद साहिबा हैं, ये वो खातून हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए टिकट दिया है, और इन पर जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो तकसीम का शिकार है। जो पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद डिवीज़न है या मीरपुर डिवीज़न है, उन्हें इस नाम पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एतराज़ था। लेकिन जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की है। और अब जो ज़ूबिया
खुर्शीद साहिबा हैं उनको जो है वो फाइनल कर दिया गया, और उसके साथ फरजाना याकूब साहिबा जो हैं उनको भी जो है वो फाइनल कर दिया गया है, और उनके साथ जो शाहीन कौसर डार साहिबा हैं, इन तीनों ख्वातीन ने जो अपने जो दरख्वास्तें हैं वो जमा करवा दी है। उसके साथ अगर बात करें तो जो मुस्लिम लीग नून के जिस तरह से नाम आ रहे थे, जो रिफत आबद साहिबा हैं, उसके साथ साथ मरियम जमान साहिबा हैं, मरियम अदरीस साहिबा हैं, और फिर जो सैरिश कमर साहिबा हैं, उन्होंने भी जो अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो जमा करवा दी हैं। उसके साथ अगर बात करें जो उलमाए मुशाइख की जो सीट थी, उस पर जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट जो हैं वो सामने लाए हैं। नून लीग के अपनी पार्टी से तो ये कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी इत्तेहादी जो जमात है उससे पीर मजहर सईद साहब जो हैं उनको सामने लाया है। उनके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी है, उन्होंने हाफिज तारक महमूद साहब, जिनका ताल्लुक जो चकार से है, उनका नाम जो है फाइनल किया है। उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी जो है जमा करवाए हैं। और फिर जो बैरिस्टर इफ्तिखार साहब हैं, टेक्नोक्रेट की जो सीट पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो वहाँ पर उनके मुकाबले में साहबजादा जुल्फ़िकार अली साहब जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और मज़े की बात यह है कि जो ओवरसीज़ कश्मीरियों की जो नशिस्त है, उस पर जो है बिला मुकाबला रहे हैं अब्दुर्रहमान आराई साहब, और उनके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी है, उन्होंने कोई भी अपना उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं लाए हैं। अब मजे की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास बैरून मुल्क बहुत सारे उम्मीदवार हैं। उनकी काफ़ी फ़ाल पार्टी जो है वो अमेरिका के अंदर भी है, उसके अलावा जो यूके है वहाँ पर भी काफ़ी फ़ाल है। और इस सीट पर जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैक डोर जो है डिप्लोमेसी हुई है, और फिर जो पीपल्स पार्टी इस बात पर इत्तफाक किया है कि वो जो अब्दुर्रहमान आराई साहब हैं, ओवरसीज़ कश्मीरियों की नशिस्त पर आ रहे हैं, उनके मुकाबले में किसी भी शख्स को जो है वो सामने नहीं लाया जाएगा। और मज़े की बात यह है, चूँकि जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त तक एक सीट तो आसानी के साथ मखसूस ख्वातीन की जो मखसूस नशिस्त है उसको जीत रही है, और जो दूसरी नशिस्त के लिए उनके पास जो है वोट कम पड़ रहे हैं। और अब चूँकि उनके और नून लीग के दरमियान बैकडोर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो रही हैं, और इससे जाहिर हो रहा है कि शायद जो पीपल्स पार्टी जो है अपनी दो ख्वातीन को जो है वो कानून साज असम्बली में ला पाएंगी, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में इत्तफाक हो जाता है। अब अगर दो लोग सामने आते हैं तो वो कौन से होंगे? एक तो ज़ूबिया खुर्शीद साहिबा हैं, वो जो पीपल्स पार्टी की तरजीह है। उसके बाद जो दूसरी तरजीह है वो फरजाना याकूब साहिबा हैं, उनका ताल्लुक चूँकि पुंछ से है, और सरदार याकूब साहब की जो वो दुख्तर हैं। तो उसके बाद जो तीसरा नाम है वो शाहीन कौसर डार साहिबा का है, और यूँ समझें कि शाहीन कौसर डार साहिबा जो हैं वो स्पेशल सीट पर मुंतखब होने की दौड़ से इस वक्त हमें चूँकि आउट दिखाई देती हैं। पीपल्स पार्टी के पास इतने वोट नहीं हैं कि वो अपनी तीन ख्वातीन को जो है वो मुंतखब करवा सकें। बहरहाल जी, अब एक जो नशिस्त है वो तो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं अब्दुर्रहमान आराई साहब, और अब 24 तारीख को जो स्पेशल सीट्स पर इंतखाबात होने हैं तो वहाँ पर 7 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। 3 नशिस्तें जो हैं टेक्नोक्रेट की है, उलमाए मुशाइख की है, या उसके अलावा ओवरसीज़ की है। इन तीनों पर जो मुस्लिम लीग नून है वो बाजी लेती हुई दिखाई देती है। ये उनके लिए बड़े आसान हदफ होंगे, और वो ये सीटें जो हैं वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो ख्वातीन के हवाले से अगर बात करें तो 3 जो नशिस्तें हैं आराम से जो मुस्लिम लीग नून है वो निकाल सकती है, अगर वो 2 सीट्स जो हैं वो अगर पीपल्स पार्टी को भी दे देते हैं। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। और ज़ूबिया खुर्शीद साहिबा जो हैं उनके मामले पर तो यकीनन आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, उस पर जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तकसीम का शिकार है। और फिर मज़े की बात यह है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर सब कुछ जो है बड़ा आसानी के साथ
मामला चल रहा है वहां पर भी तकसीम वाज़े तौर पर हमें दिखाई देती है। मुस्लिम लीग नून वीमन विंग की जो नायब सदर रहे बल्किस राजा साहिबा, उन्होंने भी मीडिया के साथ बात की है और उन्होंने कहा कि जब आप ख्वातीन को फाइनल कर रहे थे तो हमारे भी इंटरव्यूज होने चाहिए थे, हमें सुना जाना चाहिए था, हमारी कारकर्दगी को देखा जाना चाहिए था, तब जाकर फैसला करना चाहिए था। उन्होंने भी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उनसे अपील की है कि वो उनके काम का जो है वो जायजा लें और उनकी मेहनत की बदौलत ही जो आज मुस्लिम लीग नून है वो आज अक्सरीती पार्लिमानी जमात के तौर पर सामने आई है, उसमें उनका भी बड़ा किरदार है। बहरहाल जी अब चीज़ें ये वाज़े हो चुकी हैं। अब 24 को इंतखाबात होने हैं, सुबह 9 बजे से दिन 1 बजे तक जो है वो मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात होना है। 2 बजे सदर रियासत ने कानून साज असम्बली, जो नौ मुंतखब कानून साज असम्बली है, उसका जो इजलास है वो तलब कर लिया हुआ है। नए मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली उस दिन असम्बली के अंदर आएंगे और अपने जो बतौर मेंबर कानून साज असम्बली जो है वो हलफ लेंगे और उसके बाद उसी रोज़ ये भी तवक्को की जा रही है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो भी उसी रोज़ हो जाएगा। जो 24 तारीख है वो आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी सियासत के हवाले से बहुत अहम दिन के तौर पर सामने आ रहा है। उस दिन चूँकि मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं, फिर 9 मुंतखब जो मेंबरान कानून साज असम्बली हैं वो हलफ लेंगे और स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो सकता है। तो उसके बाद अब मरहलावार जो पार्लिमानी क़यादत है उसका इंतखाब होगा। अब उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद अगस्त के ही महीने में जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनका इंतखाब भी हो जाएगा और यूं एक नई हुकूमत जो है वो अगस्त के महीने में जो अपने इख्तियारात है, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो संभाल लेगी। अब चूंकि काफ़ी सारे जो मराहिल हैं वो निकल चुके हैं, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो भी कानून जो हुकूमत साजी है उस हवाले से तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जो मियां वाहिद साहब सीनियर वज़ीर रह चुके हैं जो गुज़श्ता हुकूमत है उसके, तो उन्होंने भी, जो उनका ताल्लुक चूँकि पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी कहा है कि अब जो अक्सरीती पार्टी है जिसने कानून साज असम्बली के अंदर अक्सरियत, सादा अक्सरियत जो है वो हासिल कर ली हुई है, अब ये उसका अख्तियार है कि उसे हुकूमत साजी जो है वो करनी चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं वो स्मूथली आगे बढ़ें। बहरहाल ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उम्मीद है कि ये सितंबर के महीना शुरू होने से कबल आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नई हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। बहुत सारे जो बड़े जो डिबेट के मौज़ूआत हैं, स्पेशल सीट पर कौन जीतेगा, चीज़ें तो वाज़े हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो डिबेट जो है 24 को ख़त्म हो जाएगी। मेंबरान कानून साज असम्बली जो हैं वो अपने जो ओहदों का जो हलफ है या बतौर मेंबर कानून साज असम्बली वो हलफ जो है वो उठा लेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है उम्मीद है वो भी जो अपना हलफ है वो उठा लेंगे। वज़ीर आज़म भी आ जाएंगे। अब मज़े की बात यह है, नून लीग चूँकि हुकूमत बनाने जा रही है, वज़ीर आज़म जो नून लीग से होंगे, कुछ लोगों के मखसूस नशिस्तों के लिए उनके इंटरव्यूज़ हुए थे, ख़ुसूसन टेक्नोक्रेट के लिए, तो उसमें जहाँ पर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब थे तो उसके साथ जो शादाब सिकंदर साहब थे वो भी थे और जो हवेली से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मोहसिन अजीज़ साहब वो भी थे। अब ख्याल ये किया जा रहा है चूँकि इस सीट पर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब को मुंतखब किया गया है, तो जो मोहसिन अजीज़ साहब हैं और उनके साथ जो शादाब सिकंदर साहब हैं, उन्हें जो बनने वाली नई जो हुकूमत है उसमें मशीर वज़ीर आज़म के जो ओहदे हैं, कलमदान हैं, वो सौंपे जा सकते हैं। ये इस वक्त तक की जी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। बहरहाल हर दिन के साथ चीज़ें बदलती हैं, हर दिन के साथ जो हकायक हैं वो बदलते हैं, हर दिन के साथ सोच के जाविये भी बदलते हैं, सियासी सोच के भी, सियासी क़यादत के भी और सियासी सरगर्मियों के जो जाविये हैं वो भी बदलते हैं। जैसे जैसे जो सरगर्मियाँ हैं, हकायक बदलेंगे तो वो भी हम आपके साथ वैसे आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
اب کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، تو اب امریکہ کے جو سفیر ہیں، ایک طرف امریکہ پاکستان کے ساتھ دوستی کے جو راگ ہے وہ الپا رہا ہے، ایک طرف پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، ایک طرف پاکستان نے امریکہ ایران جنگ میں جو کردار ادا کیا اس پر پاکستان کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے والے انداز میں پاکستان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو وہیں پر پاکستان کی پیٹھ میں چھرا بھی گھونپا جا رہا ہے۔ دہلی میں جو امریکہ کے سفیر ہیں سرجیو گور، وہ سری نگر جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کشمیر کو جو بھارت کا حصہ ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ یہ امریکہ کی ایک دوغلی پالیسی ہے اور اس پر پاکستان کی جانب سے بہت سخت جو رد عمل ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں جو امریکی ناظم الامور ہیں ان کو دفتر خارجہ جو ہے وہ طلب کیا گیا، ان کو ڈی مارچ جو ہے وہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آخر ان کے سفیر میں اس طرح کی متنازع گفتگو کشمیر کے اندر کھڑے ہو کر کس طرح سے کی؟ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ کشمیر کو متنازع کہہ رہی ہیں، اس پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں جو استحساب رائے ہے وہ ہونا ہے۔ امریکہ کیسے جو مقبوضہ کشمیر ایک متنازع ایریا ہے اس کو بھارت کا جو حصہ ہے وہ قرار دے سکتا ہے؟ بہرحال امریکہ کی دوستی اور دشمنی دونوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ جب چیزیں ان کے حق میں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، جب وہ کسی سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے خلاف گفتگو کر کے اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ جو ہماری خلیجی ممالک ہیں وہاں پر جو دفاعی معاہدے کا حصہ بن چکا ہے، تو شاید ایک طرف تو امریکہ اس کا خیر مقدم کر رہا ہے لیکن دوسری جانب وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور بین الاقوامی قراردادوں کو بھی پسے پش ڈال رہا ہے۔ بہرحال اس موقع پر بطور کشمیری ہم اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں اور امریکہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کی رائے کا احترام کرے۔ کشمیری آزادی چاہتے ہیں، بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، بھارت کے اندر لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ امریکہ جو ہے وہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے۔ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ طور پر خود ہی کرنا ہے۔ اب ایک طرف جو بھارت ہے اس نے اپنی جو عوام ہے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے جب آپریشن سندور میں شکست ہوئی تو ایک ڈاکومنٹری جاری کی۔ جب اس ڈاکومنٹری پر بھی تنقید ہونا شروع ہوئی، بین الاقوامی سطح پر تنقید ہوئی، بھارت کے اندر جو بڑے تجزیہ کار، جو نیوٹرل تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھارتی فلموں پر تنقید کی، بھارت کا جو بیانیہ ہے اس پر تنقید کی، جو 2025 جنگ کے نتائج تھے اس پر بھارت پر تنقید کی۔ جب ان کو اپنا بیانیہ پٹتا ہوا دکھائی دیا تو اب بھارت نے ایک اور کام کیا ہے، انہوں نے نئی دہلی میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہاں سے جو سیکیورٹی حصار ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ بھارت یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اپنی عوام کی جو توجہ حاصل کرنے کے لیے، ہندوتوا نتائج کے احیاء کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے، چونکہ بھارتی حکومت کے پاس مسلمانوں پر بات چیت کرنے کے علاوہ اور پاکستان پر بات چیت کرنے کے علاوہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ عوام کو اٹریکٹ کر سکے، تو پھر وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے ملک کے اندر ہندو مسلم چلتا رہے۔ پاکستان بھارت کی جو جنگ ہے اس کا سماسا جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ بہرحال بھارت اس وقت ایک ایسی ہڑبڑاہٹ میں ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا۔ ایک روشن نکھرتا ہوا بھارت کا جو ان کا نعرہ تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ وہ بھارت جو پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنا چاہ رہا تھا، آج جو بھارت ہے وہ خود سفارتی محاذ پر جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے اور پاکستان سفارتی محاذ پر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی شاندار جو کامیابیاں ہیں
وہ سمیٹ رہا ہے۔ پاکستان نے عسکری سطح پر جو ہے بھارت پر اپنی برتری جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ اب بھارت اپنی عوام کو رام کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو اپنی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رکھنے کے لیے، جس طرح سے پراوین ساہنی صاحب نے کہا کہ بھارت کے اندر پچھلے 12 سال سے جو لوگ ہیں وہ خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور بھارتی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کی عوام جو ہے وہ خوابوں کی دنیا میں ہی رہے۔ ان کی فوج پر، ان کی جو ناقص پالیسیاں ہیں ان پر تنقید ایسے ہے جیسے کسی مقدس چیز پر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت بھارت اور جو امریکہ ہے ان کی جانب سے یہ دو منفی قسم کی خبریں تھیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور جہاں تک بھارت کے رویے کی اگر بات کریں تو اس وقت دیکھیں بھارت کے اندر برکس کا جو اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہیں طارق رحمان صاحب، وہ جو ہے برکس اجلاس میں انہوں نے جانا تھا، انہوں نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا۔ شیخ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم تھی وہاں سے بھاگی تھی، اب انڈیا کے اندر بیٹھ کر وہ بنگلہ دیش کے خلاف سازشیں بن رہی ہیں۔ وہاں پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے اندر انسرجنسی پیدا کرنے کے لیے خطاب کر رہی ہیں۔ جو انڈیا ہے وہ ان کو روک نہیں رہا، بنگلہ دیش کے اندر ان کی عدالتوں نے انہیں سزا دے دی ہوئی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر جو اپنی پراکسیز ہیں ان کو انوالو کرتا ہے۔ اس نے کینیڈا کے اندر جو سکھوں کو جو ہے وہاں پر قتل عام کیا، اس نے لندن کے اندر اس طرح سے کیا، اس نے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی پھیلانے میں اس کا بڑا کردار ہے، اور وقت آنے پر بھارت کو اپنے تمام کیے کا جو فصل ہے وہ سود سمیت جو ہے وہ کاٹنی ہوگی۔ اور اگر بھارت نے اپنا رخ نہ بدلا، اگر بھارت نے اپنی سوچ میں مثبت بدلاؤ نہ لایا تو وہ وقت دور نہیں جب بھارت جو ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور پھر اس کا الزام بھی وہ کسی پر نہیں دھر سکے گا۔ آج کے ویلاگ کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا سننا چاہ رہے ہوں تو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا، عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔